या इस तरीके से मैं वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। अगर देखा जाए तो मैं अपने सिर्फ एक आपका पक्ष अगर ये रख रहा है कि आस्तिक का पक्ष रख रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो नास्तिक का पक्ष भी एक रखने वाला एक आना पड़ेगा ना। तो इसी के अनुसार ही एक चिंतन मंथन करने के बाद क्या एक पक्ष ये भी हो सकता है, तो ये पहलू भी मैं लाना चाहता था इस तरीके से। मेरा मंतव्य इस तरीके से, मैं कोई किसी को मेरे जो भी मत है उसको मनवाना जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता था। इस तरीके से देखा जाए तो ये भी मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसके पहले मैं ये कहूँगा कि एक मेरे से मैंने पिछली बार एक कहा था कि वेजिटेरियन जो भी होते हैं वे बच्चे ज़्यादातर उनके सेक्सुअल मैच्योरिटी इत्यादि के ऊपर मैंने एक अपनी व्यक्तिगत राय दिया था। इसके एक जो भी एक्सेप्शन होते हैं उसके ऊपर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई चाइनीज लोग हैं जो कुछ भी खाते हैं, यानी कि वे चूहे बिल्ली भी खाते हैं, जो भी खाते हैं, किंतु वे लोग विज्ञान के स्तर में बहुत आगे हैं। अगर देखा जाए तो अगर यूरोप के देश में जाए तो वे भी विज्ञान में आगे हैं, किंतु वे मांसाहारी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा एक खंडन कुछ लोग कर भी सकते हैं, किंतु मैं ये कहूँगा कि विज्ञान में शाकाहारी लेने से कोई जरूरी नहीं है कि वह विज्ञान में आगे होगा। हाँ, किंतु लेकिन शाकाहारी से क्या होता है कि व्यक्ति की अध्ययन में रुचि होती है और अध्यात्म में रुचि होती है, उसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और वह व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, यानी दयावान, करुणावान, अहिंसक, ये सब सत्यवादी, इस तरह के गुण आते हैं। आप देखेंगे चाइनीज हो चाहे अमेरिकन हो, उन सब में इन सब गुणों की कमी पड़ती जाएगी। ये निश्चित है, ये बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है। वे साइंटिस्ट होंगे लेकिन अच्छी प्रवृत्ति के नहीं होंगे, दूसरे का हित नहीं सोचेंगे, अहित सोचेंगे। हाँ, एगोटिस्टिक होंगे, अहंकार उनमें भर भर के होगा। मैं उसी के अंतर्गत ही जा रहा था। तो साइंटिस्टों में भी तो कई कैटेगरी न है। हाँ, एक मतलब उसमें भी सदविचार वाले साइंटिस्ट हैं और दुर्विचार वाले साइंटिस्ट हैं। ऐसे हैं जो दुष्ट स्वभाव के भी साइंटिस्ट हैं, जो कि दुनिया का नाश चाहते हैं। हाँ, परमाणु बम बनाने वाले और जितने हथियार बनाने वाले साइंटिस्ट तो उसी दर्जे में न आएंगे, जिन्होंने जो जनसंहार के बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, तो वे भी तो साइंटिस्ट ही बनाए हैं। तो आप उनको बहुत अच्छे थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, ये पहलू हो सकता है। मैं उसी के पहलू में जा रहा था, आपने उसको बोल दिया मैं जो भी संवाद है, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे एक दो तरह के विद्वान होते हैं, एक असुर प्रकृति होते हैं, एक दैवी प्रकृति होते हैं। तो इसके अंतर्गत ही हमको एक पहलू देखना पड़ेगा। और मैं इसके ऊपर भी ये भी कहूँगा कि ये फैक्टर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाकाहारी जो भी मतलब उसके बनने में इसकी एक भूमिका होगी, और भी चीजों की भूमिका होती है, उसमें इसकी भी एक भूमिका हो जाएगी। जैसे कि करेला है और नीम चढ़ा है तो और कड़वा हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही है। तो कोई भी एक खंडन कर सकता है, तो इससे पहले मैं ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना, जब मुझे एक और पहलू याद आती है ना, तो उसके ऊपर भी हमें कहना जरूरी है, क्योंकि दूसरे जो भी कमेंट लिख देते हैं तो तुम इसके प्रमाण कैसे दे सकते हो, क्योंकि वे भी एक कह लेंगे। इसके पहले ही हमें खुद को ही कुछ स्पष्टीकरण देना जरूरी है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और स्पष्टीकरण या जो भी कहें, हमने डिस्कस किया था, आपने एक पहलू कहा था जुडिशियरी के ऊपर के उनके जो भी एक डिसीजन होती है तो वे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ज़्यादा होती है।
तो इसके अंतर की मुझे एक और पहलू याद आती है कि यहाँ पे हमें लगता है कि जो भी राजनीति में आते हैं या अन्य क्षेत्र में आते हैं, वे लोग सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए ही आते हैं, किंतु उनके मंशा ये नहीं होती। अगर मान लीजिए उन्होंने सारे सॉल्यूशन दे दिए, एक ही उनकी कार्यकाल में 5 इयर्स में उन्होंने सारी व्यवस्था ठीक कर ली, तो उनके जो भी एक आवश्यक एक अभाव था, तो वो नहीं रहेगा अब, क्योंकि अब लोग वो मैनेज कर लेंगे। तो उनके अभाव तो वो पूरा करने के लिए फिर से उनको लाना पड़ेगा अगर देखा जाए तो कुछ लोग व्यवस्था को अभाव से ही छोड़ करके वे पुनः उनको संचालन करते ही रहते हैं उन मुद्दों को। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो भी मुद्दे होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, अगर देखा जाए तो इसके भ्रष्टाचार भी हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करने का कोई मंशा नहीं है। अगर जो भी ड्रग्स प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो देश में दूसरे नशे की। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये राजनीतिक लोग जो है जानबूझ करके समस्याओं को नहीं सॉल्व करते हैं ताकि समस्या बनी रही तो उनकी मांग बनी रहेगी? मांग बनी रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। मनुष्य जब तक जिंदा है ना तब तक समस्या रहेगी रहेगी। समस्या के तौर तरीके बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी समस्या रहेगी ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य है तो जिंदा है तो उसके सामने कई तरह के डेंजर्स हैं, कई तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, तो समस्याओं का अंत नहीं होगा कभी भी। हाँ, जब तक मनुष्य जिंदा है समस्याएं सदैव उसकी रहेंगी रहेंगी। तो इसलिए उस लिहाज से अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि समस्याओं का अंत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं उसी की दृष्टिकोण से ये कह रहा था कि जुडिशरी में अगर देखा जाए तो वे लोग स्पष्ट रूप से एक डिसीजन नहीं लेंगे। जहाँ पे एक हाई कोर्ट एक अलग डिसीजन लेगा उसी के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट एक अलग राय करेगा, एक दूसरे तीसरे बेंच एक और उसमें हस्तक्षेप डाल देंगे। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे वे लोग स्पष्ट रूप से जजमेंट नहीं देंगे, वहाँ पे एक राजनीति करने का एक मौका मिलेगा। मैं हाल ही के इसमें कह सकता हूँ तो जहाँ पे ज्ञानवापी एक मुद्दा है, यहाँ के अलग अलग जजों की अलग अलग राय है अगर देखा जाए तो इसके ऊपर लंबी तरीके से वे बहस चलते ही रहेगी अगर देखा जाए। नहीं तो वहाँ ज्ञानवापी में जो प्रमाण मिले हैं वे सारे प्रमाण इंगित करते हैं कि वह एक शिव मंदिर था और वहाँ पूजा होती आ रही है। भाई मुसलमान तो बाहर से बाद में आए हैं, मुसलमान यहाँ थोड़ी के हैं, मूल थोड़ी है यहाँ के मुसलमानों का। और इस्लाम धर्म तो बहुत बाद का उदय का है। तो इस्लाम ने जब भी अगर कहीं भी अगर चाहे यहूदियों का वो सिनगॉग हो या ईसाइयों का चर्च हो या हिंदुओं का टेम्पल हो, तो इनके साथ जब भी उसका विवाद होगा तो इतना जरूर है कि मुसलमानों ने ही ये सब तोड़फोड़ किए होंगे, उन लोगों ने ही इसमें बनाए होंगे तोड़ करके, क्योंकि ये उन लोग की हिस्ट्री रही है और प्लस वो बाद में आए हैं तो उनका तो मूल कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं, यहाँ पे एक और आपने बयान सुना होगा और ये ज्ञानवापी जो मंदिर है तो कोई आज का मंदिर नहीं है, इसका तो बहुत पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि वो युगों से इसकी परंपरा चली आ रही है। तो वहाँ सारे साक्ष्य मिले हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर जो है जज को निर्णय देना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आपने 2 बयान हाल ही में सुना नहीं होगा, शायद ये थोड़ा मैं विस्तार में जा रहा हूँ। हाल ही में एक बयान ये आया कि हर मंदिर में हमको शिवलिंग या जो भी मूर्तियों को ढूंढ के वो मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए। एक
प्रसिद्ध बयान आया था कि भागवत जो है मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने कहा आरएसएस का जो ये मोहन भागवत है वो कोई हिंदुओं का वो थोड़ी है, कोई अध्यक्ष थोड़ी है हिंदुओं का। अरे उसने एक संस्था बना रखी है, उस संस्था का वो हेड है, तो उससे हिंदुओं का हेड थोड़ी हो जाएगा वह। और वो कहने वाला कौन होता है कि किस मंदिर पर वो करेगा, किस मंदिर पर नहीं करेगा? हिंदुओं के बाबत वो क्लेम करने वाला कौन होता है? हिंदू सब क्लेम करेंगे अपना, उसमें कोर्ट फैसला करेगी। हाँ, ये बात सही है। यहाँ पे मैं ये लोग ये चाह रहे हैं कि बस एक दो जो मंदिर है जो बहुत विवादित है, हाँ, उसी में मतलब फैसला हो जाए हिंदुओं के पक्ष में, फिर हिंदू सब अपना क्लेम छोड़ दें। क्यों छोड़ दें क्लेम भाई? 3 मंदिर पर जितने भी मंदिर तुमने गिराए हैं उन सभी पर क्लेम होना चाहिए, उन सभी को रिस्टोर करना होगा। क्यों एक को भी क्यों छोड़ा जाएगा? एक सप्लीमेंट्री बयान ये भी देखिए, कुछ वर्ग में हमने ये भी सुना कि एक पक्ष ये भी है कि शायद इसमें भी होगा, कोर्ट रूलिंग में भी होगा कि हमें आगे के जो भी एक अयोध्या के आगे जो भी एक मंदिर, हाँ, वो तो बना था ना, वो तो लॉ बनाए थे ना नरसिम्हा महाराज सरकार के समय में। एक लॉ बनाया गया था कि राम मंदिर के अलावा बाकी किसी मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे तो लॉ बनाना क्या है? लॉ तो बनाना नेताओं का काम है। लॉ तो बनते बिगड़ते रहते हैं, कानून का क्या है? जनता के बहुमत के आधार पर जो कानून बनते हैं बिगड़ते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये हम लोगों की व्यक्तिगत राय और एक भावना हो सकती है। एक मोहन भागवत तो आप नहीं मानते वो अलग बात है, क्योंकि वे अब राजनीति के शिखर पर एक प्रमुख व्यक्ति हो चुके हैं। हाँ, तो उनके बयान थोड़ा बहुत तो हमको राजनीति के शिखर पर व्यक्ति है, लेकिन जिसके बल पर शिखर पर है ना, जब उनका बल खिसक जाएगा तो फिर नीचे भी आ जाएंगे, ज्यादा उड़ेंगे। वो किसके बल पर है? जनता के, हिंदुओं के बल पर ना वहां गए हैं कि किसके बल पर गए हैं वे? और हिंदुओं के ही विरुद्ध काम करके वो कितने दिनों तक वहां पर रह सकते हैं? ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट के भी एक रूलिंग है ना, तो उसके ऊपर भी अगर कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो उसके ऊपर भी हमको एक गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो मैं कोर्ट तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो लॉ बुक में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो रूलिंग देता है। हाँ, कोर्ट तो ये है, लेकिन उस लॉ बुक को बदला जा सकता है ना, ला सकता है कि अगर वो अमेंडमेंट कोई ये कर दे तो पार्लियामेंट। हाँ, बस हिंदुओं का दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? क्या कि एक ही पार्टी जो है ना हिंदुओं की बात कर रही है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर इसमें कंपटीशन होता हाँ तो फिर हिंदुओं का काम ज्यादा बनता, क्योंकि बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि अरे ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो झंक मार करके हमें ही वोट देंगे। तो इसलिए ना कंपटीशन नहीं है, हिंदुओं के वोट के लिए कंपटीशन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदुओं का वोट बैंक रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो फिर कंपटीशन हो सकता है। कोई पार्टी ऐसी आ सकती है जो कि हिंदुओं के वोट के लिए कंपटीशन करे बीजेपी से। वैसे स्थिति आ सकती है। हालांकि अभी कोई कंपटीटर है ही नहीं, कोई हिंदुओं की बात ही नहीं करता, सब मुसलमानों की बात करते हैं और उसकी अन्य धर्मों की बात करते हैं। तो वैसे लोग तो वोट पाएंगे नहीं, इसलिए अभी बीजेपी का तो मजा ही मजा है। दोनों हाथ में बीजेपी के लड्डू हैं अभी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कहे कि वह हिंदुओं संतोष कर लो, एक ही मंदिर पर संतोष कर लो। तो मोहन भागवत जो इसी तरह का डायलॉग दे रहा है वो लेकर चल रहा है हिंदुओं को किसी तरह से, जैसे कहा जाता है ना कि थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा दिया और उससे अस्थाई वोट सोच रहा है कि एक साधन बना दिया जाए। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जो अस्तित्व है ना, इसमें जो है सिर्फ अनंत ही है, वही अस्थाई है, बाकी सब चीज बदलाव वाला है।
हाँ, तो ये वोट भी तो यहाँ बदलते पे रहेंगे, संस्थाएं बदलती रहेगी, पार्टियां बदलती रहेगी, सरकारें बदलती रहेगी, संविधान बदलते रहेंगे, सत्ता बदलती रहेगी, हर चीज यहाँ बदलती रहेगी, कोई चीज अस्थायी नहीं और रहने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक डर भी है ना, गृह युद्ध छेड़ जाएगा, क्योंकि आंधी मत वाले चुप नहीं गृह बैठेंगे युद्ध अगर तो ये छिड़ना है सब। भारत में, आप तो ये जान लो, डर की बात नहीं है, ये सच्चाई है। गृह युद्ध छिड़ना है भारत में, और वो टाइम की बात है जब पॉपुलेशन का ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाएगा कि एक तरफ जो है अच्छे टक्कर वाले सब हो जाएंगे, तो आबादी मान लीजिए कि इस तरह से बदलती जाएगी, अगर हिंदुओं के विरुद्ध आबादी अगर होती जाएगी तो एक समय तो ऐसा ही जाएगा कि वो गृह युद्ध छिड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं, बस ये टाइम की बात है कि कब छिड़ेगा। हो सकता है कि प्रोबेबली 10-15 बरस में छिड़ जाए। हाँ, तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा हिंदुओं को भी। हाँ, यहाँ पे पुलिस ही बचा सकते हैं, कोई नहीं बचाएगी, पुलिस कुछ नहीं बचाएगी। क्योंकि भाई आपके पास हथियार तो नहीं है ना। देखिए पुलिस क्या है, पुलिस वही एक्ट करती है जो उसको गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर देती है। गवर्नमेंट वो करती है जो उसका वोट बैंक कहता है। हाँ, तो वोट बैंक जब जो है किसी मतलब ऐसी पार्टी का अगर आ गया कि इसका ही वोट बैंक जो है वो इस्लाम समर्थक है, हाँ, या उन लोग का जो गुटबंदी होगा उसका समर्थक है, तो ठीक है, तो उनके हिसाब से काम करेगा। पुलिस तो फिर हिंदुओं को ही मारेगी। यहाँ की मिलिट्री हिंदुओं को ही मारेगी, हिंदुओं की मिलिट्री हिंदुओं को ही मारेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से उसको काम करना है। हाँ, तो मैं विषय पर आता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राह्मणवाद के ऊपर कुछ कहा, जिसके अलग अलग हमने हाँ, उस पर तो बहुत बात हो गई, कितनी बात करेंगे ब्राह्मणवाद के ऊपर आप, 3 घंटा बात हो गई। अब कोई दूसरे मुद्दे पर बात कीजिए। हाँ, और किसी दूसरे मुद्दे पर बात कीजिए, क्या उसी पर एक ही चीज को रटे हुए हैं तब से? एक ही चीज को नहीं, क्या जिसके ऊपर एक और रोशनी डालना हमें जरूरी है ना। तो एक अन्य पहलू भी हमें एक एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद तो एक ये हो गया कि जातिगत एक अपवाद हो गया, जो स्टीरियोटाइप कहते हैं ना, वो ये हो गया। मैं साइकोलॉजी के अंतर्गत कुछ रोशनी डालना चाहता था। कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, 2 तरह के एक वर्ग होते हैं। आप ये मान लीजिए आप टीचर है, तो जब आप पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे ये होते हैं कि आपको सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक तरीके के जो होते हैं ना, रट्टू तोता कहते हैं ना, उस तरीके से होते हैं। एक दूसरे टाइप होते हैं जो टीचर के अगल बगल, टीचर्स पेट कहते हैं ना, जिसको टीचर के अगल बगल ही घूमते रहते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि उनको टीचर के एक फेवरेट होना। हाँ, अटेंशन सीकर्स होते हैं। अटेंशन सीकर्स होते हैं। तो इस मानसिकता के आधार पर मैं उसको एक ये कहना चाहता था कि जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनके अंदर ही एक मानसिकता पहले से ही एक होती है इस तरीके से। दूसरे बच्चों में अगर देखा जाए तो वे कुछ लोग बच्चे लास्ट बेंच में बैठते हैं ना। हमें समाज को स्कूल के संदर्भ में ही उसको एनालाइज करके देखना पड़ेगा किस तरीके से बच्चे कैसे होते हैं। वहाँ तो निर्माण कैटेगरी का हो जाता है अपने आप ही। वहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा किस बच्चे क्या होते हैं, किस तरीके से वो आगे उनके रुचि होती है। ये टीचर को अगर वे टीचर डेडिकेटेड होते हैं ना, उनको पता चल जाता है बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे। तो इस हिसाब से हमें ये भी एक पहलू जानना पड़ेगा। पता चलेगा ही जब वो इतने समय तक उनको देख रहा है, आंक रहा है, उनको तो पता चल ही जाता है ये यहाँ पे मैं उसके बारे में वो एक अच्छा गेस लगा सकता है।